संसद में दो सदनों की क्या जरूरत है? हमारे देश की संसद में दो सदन क्यों हैं? कभी सोचा, दिमाग में आया ये प्रश्न? कभी नहीं आया होगा कि हमारे देश की संसद में दो सदन क्यों हैं। हमारा देश जनसंख्या के मामले में दुनिया का अब पहला देश बन गया है। हमने चीन को भी लात मार के पीछे कर दिया। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो इस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है कि नहीं है? लोकतंत्र का तभी तो अर्थ रहेगा ना जब हर क्षेत्र की जनता को, हर क्षेत्र की भाषा को, हर क्षेत्र की संस्कृति को संसद में क्या मिले? प्रतिनिधित्व मिले। भाई मेरी समस्या का समाधान मेरी समस्या से जूझ रहा व्यक्ति ही तो सजेस्ट कर सकता है ना, कि कोई और कर सकता है? अरे मेरी भाषा को मैं अच्छे से जानूंगा कि वो अच्छे से जानेगा जो मेरे से कोसों दूर रहता है ना? तो मेरी भाषा को बचाने का, मेरी संस्कृति को बचाने का, मेरी प्रकृति को बचाने का काम अच्छा कौन करेगा? मैं खुद करूंगा, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो इस देश को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाए रखने के लिए, इस देश को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक बनाए रखने के लिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संसद को दो सदन प्रदान किए हैं, जिससे कि इस देश को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व और ज्यादा से ज्यादा इस देश की संसद को लोकतांत्रिक बनाया जा सके। इसलिए हमारे संसद में दो सदनों का प्रावधान है। समझ में आई बात? आप एक को हम लोकसभा कहते हैं और एक को हम राज्यसभा कहते हैं। जो लोकसभा है वो वास्तविक सरकार है, देश की वास्तविक सरकार लोकसभा है। इस बात को भी दिमाग में डाल लो, क्योंकि उसे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जो लोकसभा में सांसद बैठे हैं उन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो राष्ट्रीय विधायिका में, रुक जाओ दिखा देता हूं बना के, ठीक है? देखो विधायिका कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है ना? हमारे देश में दो प्रकार की विधायिका, एक है राष्ट्रीय विधायिका, राष्ट्रीय विधायिका, ठीक है, और एक है राज्य विधायिका। राष्ट्रीय विधायिका कितनी है? एक है सिर्फ एक, और राज्य विधायिकाएं कितनी है? 30 है, ठीक है? 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधायिका, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की विधायिका, ठीक है? तो राष्ट्रीय विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं? संसद, ठीक? और इसमें हमने दो सदन बना रखे हैं, एक को हम लोकसभा कहते हैं और एक को हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 543। और ये जो 543 लोग हैं, ये जो 543 लोग हैं, यही वास्तविक सरकार है। इसी में पक्ष है और इसी में विपक्ष है। पक्ष में वो है जिनके पास 273 सांसद है। जिस दल या गठबंधन के 273 सांसद हैं, उस दल की सरकार होती है और वो राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ठीक है? वो राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और जितने भी होते हैं वो सब के सब विपक्ष में होते हैं, विपक्ष में होते हैं। समझ में आई बात? और जितने हैं वो विपक्ष में हैं। तो ये है आपकी विधायिका का संरचना। ये वास्तविक तौर पे देश को चलाने का काम करती है। ये जो है आपकी राज्यसभा, ये इसमें सदस्यों की संख्या है 250, ठीक है? ये राष्ट्रीय विधायिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। आपको मैं बता देता हूं, फिर से सुन लो। ये जो नीतियां बनाएंगे, क्या इसका प्रभाव राज्यों पे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना? तो इसीलिए हमारी राष्ट्रीय विधायिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा बनाई गई है, जिससे कि
राज्य सरकारें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके किसी भी नीति पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके अपने सांसदों के माध्यम से। इनका चयन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जिस भी दल की अपनी विधानसभा में जितनी सीटें होती हैं और जितना उसे राज्यसभा में कोटा मिला होता है उस राज्य को, उतने सांसद वो भेज देती है। इनके चयन में जनता का कोई योगदान नहीं होता, इनके चयन में विधायकों का योगदान होता है। और इनका समयकाल कितना होता है? 6 साल का। इनका समयकाल कितना है? 6 साल का। और इनका कितना है? 5 साल का। ठीक है, तो ये अंतर आप समझ लो। इसे अगर आपने समझ लिया तो आपने भारत की संसद को समझ लिया, और अगर आपने ये नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। इस बात को भी आप जान लो, इतनी सी बात जान लो आप। ठीक है, आगे आते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं कि भारत में 2 सदन क्यों हैं। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका है उसका नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। तो भारत की संसद क्या है? भारत की संसद द्विसदनात्मक विधायिका है, क्योंकि भारत की संसद में 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिकाएं हैं। भारत के संविधान ने राज्य विधानसभाओं को भी यह अधिकार दे रखा है कि आप एक सदनात्मक हो सकते हैं या फिर आप द्विसदनात्मक हो सकते हैं। तो भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर हट गया ना, 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका है। वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये वो राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका है। समझ में आई बात? यहां पर 2 सदन हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में 2 सदन हैं वैसे वहां पर भी 2 सदन हैं। ठीक, विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं। अब जितनी विविधता हमारे देश में है उतनी विविधता मैं समझता हूं दुनिया के बतेरे देशों में नहीं मिल सकती। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो 10 देश जितनी विविधता रखते होंगे ना, उतनी विविधता अकेले भारत रखता है। उतनी विविधता अकेले भारत रखता है, मैं इस बात का दावा करता हूं। इसीलिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने ये जरूर सोचा होगा कि इस देश को अगर एक सच्चा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना है तो इस देश में हर संस्कृति को, हर भाषा को, हर भौगोलिक क्षेत्र को संसद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक रखा, जिससे कि हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संस्कृति, हर भौगोलिक क्षेत्र को भारत की संसद में प्रतिनिधित्व मिल सके। समझ में आई बात? आगे सुनो। द्विसदनात्मक विधायिका ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। हर काम को रीचेक किया जाता है। समझ में आया? हर काम को रीचेक किया जाता है। तो ये भी एक लाभ होता है द्विसदनात्मक विधायिका का, कि हर काम को 2 बार चेक कर लिया जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास भेजने से पहले। ठीक है, एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार
जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। तो मतलब हर काम को रीचेक करने का मौका मिल जाता है उस देश को जिसमें द्विसदनात्मक संसद होती है या द्विसदनात्मक विधायिका होती है। हर काम पर 2 बार रीचेकिंग हो जाती है, तो इसका ये भी लाभ होता है। और प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होता है, प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होता है। देखो, लोकतंत्र का मतलब यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचारों को राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र की नीतियों के निर्माण में सम्मिलित करना। देखो, जितना अच्छे से हम सोचेंगे, जितने अच्छे से हम लोगों के विचारों को देखेंगे, समझेंगे, उतनी अच्छी हम नीति बनाएंगे। कब कौन कितना अच्छी सलाह दे दे कोई पता नहीं है, किसके मुंह से क्या निकल जाए, कितनी अच्छी बात निकल जाए कोई पता नहीं। समझ में आई बात? तो जितने ज्यादा लोग होंगे डिस्कशन में उतनी अच्छी नीति बनेगी। समझ में आई बात? लोकतंत्र यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचारों को सुना जाए, समझा जाए और उसके अनुसार देश को चलाया जाए। ठीक है, आगे सुनो। अब आते हैं हम राज्यसभा को समझ लेते हैं। राज्यसभा क्या है, इसके पास क्या ताकत है, ये कैसे लोकसभा से अलग है, ये किस प्रकार की ताकत रखती है। ठीक, आइए जानते हैं। संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। समझ में आई बात? देखो, आप ये जान लो कि जो हमारी राज्यसभा है, इसके सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और इसके सदस्यों का चयन हमारे द्वारा चुने गए विधायकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए विधायकों के द्वारा किया जाता है। हर राज्य को कुछ कोटा दिया गया है कि आपके पास इतना इतना कोटा है आपके राज्यसभा में। राज्यसभा में कोटा फिक्स है कि इस राज्य के पास इतनी सीटें हैं, इस राज्य के पास इतनी सीटें हैं, तो फिर उसी हिसाब से इलेक्शन होता है। ठीक है, आगे सुनो। द्विसदन में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को समान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो हमने दूसरा तरीका ही अपनाया है अपने दूसरे सदन में प्रतिनिधित्व का, कि जितनी जिसकी जनसंख्या उतना उसका प्रतिनिधित्व। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस राज्य को उतना ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। भाई, एट द एंड लोकतंत्र में जनता को अभिव्यक्त करना है ना हमें, तो जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी भी होगी। साफ सीधी बात। ठीक है, आगे सुनो। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट, अमेरिका के दूसरे सदन को क्या कहते हैं? सीनेट। 1 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि अमेरिका के दूसरे सदन को क्या कहा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? सीनेट कहते हैं। में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। हमने अपने हर राज्य से आने वाले राज्यसभा में सांसदों की संख्या को निर्धारित कर दिया है कि इस राज्य को इतना प्रतिनिधित्व है, इस राज्य को इतना प्रतिनिधित्व है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करते तो क्या होगा? 1998.12 लाख जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे,
यहाँ ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के पास राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सीटें दी गई हैं। कहां पर? राज्यसभा में, राष्ट्रीय विधायिका के दूसरे सदन में। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती है। तो राज्यसभा राष्ट्रीय संसद का वो सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी उसके सदस्य समाप्त नहीं होते। पूर्ण तौर पर राष्ट्रीय विधायिका का राज्यसभा सदन कभी समाप्त नहीं होता। ये एक बड़ी विशेषता है द्विसदनात्मक विधायिका की। ठीक है। अंततः इसे संसद के अस्थायी सदन के रूप में जानते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। मतलब मान लो चुनाव का समय है और लोकसभा भंग हो गई है, तो देश में कोई बड़ा तात्कालिक मुद्दा आ गया है और उस पर कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो उस काम को अंजाम कौन देगा? फिर उस काम को अंजाम देने का काम राज्यसभा करेगा। ठीक है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं और राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करके सांसद बनाते हैं। ठीक है। तो 12 लोग ये किसी पार्टी से जुड़े नहीं होते, ये किसी पार्टी या आरटी पार्टी से नहीं जुड़े होते, ये अपने क्षेत्र के बहुत ही प्रतिभाशाली और दक्ष लोग होते हैं, जिस कारण से ये सोचा जाता है कि इन लोगों का देश की संसद में होना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये लोग अपने अनुभवों को देश के नीति निर्माण में साझा कर सकें और देश के नीति निर्माण को प्रभावित कर सकें। तो इसीलिए जो लोग इस प्रकार के क्षेत्रों में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है राज्यसभा के सांसद के रूप में। ठीक है। अब आते हैं लोकसभा पर। लोकसभा द पावर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द पावर हाउस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। समझ में आई बात? आप ये कह सकते हैं, इस शब्द को आप भारत के लोकसभा के लिए कह सकते हैं। जिस प्रकार से द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल है, उसी प्रकार से लोकसभा भारतीय राजनीति का केंद्र है, जहां से भारत चलता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधान सभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह जनसंख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे, तो लोकसभा
को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा का वैसे 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन जब किसी भी सरकार को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला होता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से यह आग्रह कर सकता है कि आप 5 साल से पहले भंग कराएं और पुनः चुनाव कराएं। तो यह है आपकी लोकसभा की संरचना। लोकसभा भारत के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सांसदों का सदन है। वास्तविक तौर पर लोकसभा ही देश को चलाने वाला सदन है। यही देश का असली लोकतंत्र का स्तंभ है। यहीं पर आपको लोकतंत्र दिखाई पड़ता है, यहीं से देश चलता है। इसी के साथ आज के लिए यही समाप्त करते हैं और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।